हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मिनरल न्यूट्रिशन के पार्ट थर्ड को अध्ययन करेंगे और आज मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कमी होने पर प्लांट्स में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों का फिर किस तरह से पूर्ति की जाती है। तो आप अब तक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। जो 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम इत्यादि हम आज देखेंगे। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको भी अध्ययन करेंगे। तो आप शुरू में करते हैं अपन आयरन। आयरन जो फेरस या फेरिक अवस्था में सॉइल के अंदर पाया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये है जो एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ में इम्पोर्टेंट कंपाउंड है या एलिमेंट है। इस एलिमेंट के बारे में आपको और जानकारी मैं देना चाहूँगा। इसमें जो आयरन होता है वो प्रमुख रूप से बहुतायत में पाया जाता है सॉइल के अंदर। और सॉइल में जो अवशोषण होता है वो फेरस Fe+2 जो होता है और Fe+3 दोनों रूपों में किया जाता है। उपापचयी क्रियाओं में फेरस क्रियाशील होता है, अतः कोशिकाओं में फेरिक अपचयन Fe+3 वाला फेरस Fe+2 में परिवर्तित हो जाता है और उदासीन तथा क्षारीय मृदा में अघुलनशील अवस्था में उपस्थित रहता है, जिससे पौधों में इसकी प्रवृत्ति कम हो जाती है। परंतु अम्लीय मृदा जहाँ होती है, एसिडिक सॉइल जहाँ होती है, वहाँ पर ये घुलनशील अवस्था में होता है, जिससे पौधों को इसकी उपलब्धता बनी रहती है। आयरन क्लोरोफिल का घटक तो नहीं है, परंतु इसके संश्लेषण में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। आयरन साइटोक्रोम, पैराडॉक्सिन, नाइट्रोजनेज और ऑक्सीडेज तथा हिमेटीन आदि प्रमुख घटक के रूप में ये कार्य करने के लिए एक्टिवेट करता है। और आयरन में ऑक्सीकृत तथा अपचयित रूपों में रह सकने के कारण आयरन युक्त एंजाइम श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। कोशिकाओं में आयरन ठोस अवस्था में प्रोटीन कवच में परिबद्ध कणों फेरिटीन के रूप में क्लोरोप्लास्ट में संग्रहित होता है। यह आसानी से स्थानांतरित नहीं हो पाता, इसलिए इसकी न्यूनता के लक्षण पहले तरुण पत्तियों में प्रकट होते हैं, यानी कि जो यंग लीव्स होती हैं उसमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जब आयरन की कमी हो जाती है तो जो यंग लीव्स हैं उन पत्तियों में क्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि हरी माहीनता हो जाता है, हरित नहीं रह पाती, पीली हो जाती हैं। सिराएं सामान्यतः हरी रहती हैं। प्रोटीन संश्लेषण तथा प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यदि कमी होती है तो। अब हम देखते हैं कॉपर। कॉपर सामान्यतः सभी प्रकार की सॉइल में कार्बनिक जटिल पादपों के रूप में उपस्थित होता है। पादप द्वारा कॉपर का अवशोषण क्यूप्रिक Cu+2 अथवा क्यूप्रस Cu+1 के आयनों के रूप में किया जाता है और इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है तो ये टॉक्सिक भी हो जाता है। तो कॉपर के जो कार्य हैं पादपों में, वो अनेक प्रकार के एंजाइमों में एक्टिवेटर के रूप में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, प्लास्टोसायानिन, रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज आदि में ये एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। क्योंकि कॉपर ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा दो रूप में रहता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का कार्य भी करता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो नुकसान होता है पौधे को, उसमें प्लांट में जो कॉपर की जो कमी हो जाती है तो पत्तियों में पहले तो गहरा हरा रंग प्रकट होता है, उसके पश्चात उसमें क्लोरोसिस शुरू होती है। पत्तियों में टेढ़ापन आ जाता है, डिस्टोर्शन जिसको बोलते हैं, और उस क्षेत्र में टिश्यू का लॉस होना शुरू हो जाता है। वृद्धि रुक जाती है,
सिट्रस कुल के जो पौधे हैं उनका जो एपिकल पोर्शन है, अपेक्स वाला हिस्सा है, वो सूखने लगता है, जिसे डाई बैक डिजीज भी कहते हैं। और आप धान्य जो होता है, राइस और लेग्यूम्स की जो प्लांट्स होते हैं, उनमें इसका जो बीमारी का नाम होता है रिक्लेमेशन डिजीज, यानी पुनः ग्रहण रोग। इस रोग में पत्ती के शीर्ष हरिमाहीनता प्रदर्शित करते हैं, और जो धीरे धीरे उत्तक्ष है, यानी जो टिश्यूज डेड हो जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरा पूरा झड़ने लग जाती हैं पत्तियाँ। इस तरह की ये बीमारी होती है रिक्लेमेशन डिजीज। कॉपर की न्यूनता में आलू के कंद काले पड़ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आलू की जो फसल आती है उसमें तो काले काले दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि उस खेती के दौरान उस जगह कॉपर की कमी रही है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि कॉपर के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम मृदा में विलयन में एक संयोजी तथा द्विसंयोजी, मोनोवैलेंट और डाइवेलेंट, इसमें HMO4 तथा मोलिब्डेनम का O4 वाला कंपाउंड आयनों के रूप में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त यह सल्फर के कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है। फॉस्फेट की उपस्थिति में इसका अवशोषण सबसे अधिक तथा सल्फेट की उपस्थिति में कम होता है। मोलिब्डेनम पौधों के लिए बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, परंतु इसका इम्पोर्टेंट रोल है नाइट्रोजन उपापचय में। नाइट्रोजनेज एंजाइम तथा नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का प्रमुख घटक है। इसके अलावा यह कुछ ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का एक्टिवेटर भी होता है, सक्रिय होता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मोलिब्डेनम का एस्कॉर्बिक एसिड में संश्लेषण में योगदान होता है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि मोलिब्डेनम की न्यूनता होने पर एस्कॉर्बिक अम्ल की सांद्रता कम हो जाती है। मोलिब्डेनम की आपूर्ति करने पर इसकी सांद्रता सामान्य हो जाती है। यदि मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है क्लासिक प्लांट्स में, तो उनकी क्या लक्षण होते हैं? एक तो प्लांट्स में मोल्टिंग हो जाती है, मोटलिंग, दुर्बलता, और एक क्लोरोसिस हो जाता है। हरिमाहीनता जो होती है वो पहले मैच्योर लीव्स में आती है, उसके बाद धीरे धीरे यंग लीव्स की तरफ पहुंचती है। पुष्प परिपक्व होने से पूरी गिर जाते हैं तथा फलों का निर्माण नहीं होता। लेग्यूम पौधों में जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन की न्यूनता आ जाती है, क्योंकि मोलिब्डेनम की कमी के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता। अत्यधिक नाइट्रोजन न्यूनता के कारण पौधे मृत भी हो सकते हैं। मोलिब्डेनम एक्चुअल में नाइट्रोजन एंजाइम की जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है, उसमें मोलिब्डेनम एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। क्योंकि मोलिब्डेनम की न्यूनता के कारण नींबू में जो येलो स्पॉट डिजीज आती है, गोभी में वाइट विप टेल डिजीज आती है। तो यदि मोलिब्डेनम की कमी है और इनको अप्लाई बाहर सप्लीमेंट में दिया जाता है तो ये बीमारी दूर हो जाती है। तो इस तरह से मोलिब्डेनम भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब अपन लेते हैं मैग्नीज। ये भी माइक्रो एलिमेंट का ही पार्ट है, मैग्नीज। और मैग्नीज सामान्यतः है जो मैग्नीज ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है सॉइल के अंदर, इसे मैग्नस आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं, Mn+2। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रॉपर्टीज ये रखता है ये एलिमेंट। और मैग्नीज का मेजर रोल है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर ऑक्सीडेशन जब होता है फोटोसिंथेसिस में, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फोटोलाइसिस के दौरान मैग्नीज की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मैग्नीज श्वसन क्रिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो उपापचय क्रियाएं चलती हैं, उसमें भी आवश्यक रूप से उपस्थित रहता है, और उसके द्वारा ही पूरी प्रक्रिया हो पाती है। इसके अलावा भी और कार्य हैं मैग्नीज के। श्वसन में मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तथा ऑक्सलोसक्सिनिक डिकार्बोक्सिलेज जो काम आते हैं श्वसन में, जबकि नाइट्रोजन उपापचय में नाइट्राइट रिडक्टेज और हाइड्रोक्सिल अमाइन
रिडक्टेज एंजाइमों में एक्टिवेटर का काम करता है, सिक्रीज का काम करता है और एंजाइमिक रिएक्शन को गति को बढ़ा देता है। इसका अतिरिक्त ये माना जाता है कि मैग्नीज क्लोरोफिल संश्लेषण में आवश्यक होता है। प्रकाशन की प्रकाशीय अभिक्रिया में ये जल से फोटो ऑक्सीकरण क्लोरोफिल तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में वाहक का कार्य करता है और इस प्रकार मैग्नीज जल के प्रकाश अपघटन और ऑक्सीजन विमोचन के लिए भी आवश्यक होता है। यदि मैग्नीज की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में क्या क्या लक्षण दिखते हैं? पत्तियों में एक तो क्लोरोसिस तो होता ही है, साथ में अधिक न्यूनता हो जाती है तो पत्तियों में भूरे धब्बे बन जाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाता है तो वेरिकेटेड हो जाती है लीफ। उत्तक क्षय क्षेत्र भी प्रकट हो सकते हैं, नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं। परिपक्व पत्तियां जो होती हैं, मैच्योर लीफ जो होती है वो झड़ने लग जाती हैं और पादप की वृद्धि रुक जाती है, पुष्प सामान्यतः बंदे स्टेराइल हो जाते हैं, बंधे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैग्नीज की एफिशिएंस में ये नुकसान पौधे को होता है। अब लेते हैं हम जिंक। जिंक सॉइल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है, परंतु पादपों को अत्यधिक अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। ट्रेस एलिमेंट के रूप में पाया जा लेना होता है। इसकी अधिक सांद्रता टॉक्सिक हो सकती है प्लांट्स के लिए। पादप इसे आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं, Zn++ और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही प्रॉपर्टीज़ एंजाइम्स के रूप में रखता है। एंजाइम की जब रिएक्शन चलती है उस वक्त, तो इसके जो फंक्शन हैं जिंक के, वो इस तरह से हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, फॉस्फेटेज आदि एंजाइम्स में सक्रियक के रूप में, घटक के रूप में काम करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का घटक होने के कारण यह क्लोरोप्लास्ट को कार्बन डाइऑक्साइड आपूर्ति तथा श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्ति के लिए आवश्यक होता है। जिंक कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भी आवश्यक होता है और इंडोल एसिड जो ऑक्सीन का टाइप है, उसके संश्लेषण में भी जिंक की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिंक की न्यूनता में ऑक्सीन ऑक्सीकृत होकर नष्ट हो जाते हैं यदि कमी है तो। इसलिए जिंक की न्यूनता नहीं रखनी चाहिए, उसको हटाना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो। और ऑक्सीजन की वजह से आपको पता है कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मेरिस्टेम टिश्यू में ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से शूट की लंबाई बढ़ती है, ब्रांचेस भी फिर उस हिसाब से बढ़ती हैं। यदि डेफिशिएंसी है तो क्या क्या लक्षण आएंगे? परिपक्व पत्तियों में इंटरवीनल क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो वेन्स होती हैं, सिराएँ होती हैं, उनमें पीलापन आ जाता है। और जो उपांतों व शीर्ष के से प्रारंभ होता है उसके पश्चात उत्तक्ष क्षेत्र प्रकट हो जाते हैं, यानी नेक्रोसिस वाले क्षेत्र बन जाते हैं। पत्तियां विकृत हो जाती हैं तथा छोटे आमाप की भी रह जाती हैं। शीर्षक कलिका का मृत होती है तथा छोटी छोटी शाखाओं पर पत्तियां रोजेट्स में विकसित होती हैं, जिसे लघु पत्र रोग, लिटिल लीफ डिजीज कहते हैं। यानी कि जो इंटरनोड और नोड वाला पोर्शन एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसको रोजेट स्टाइल बोलते हैं। तो वहाँ पे लीफ सारी एक ही जगह उत्पन्न होने लग जाती है, लीफ छोटी छोटी रह जाती है, तो लिटिल लीफ डिजीज बन जाती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि जिंक की अनुपस्थिति हो जाती है, न्यूनता हो जाती है, तो पत्तियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो जाती हैं, श्वेत हो जाती हैं, तो उसको वाइट बड डिजीज़ भी कहते हैं। फलों व पुष्पों की संख्या में भारी कमी आ जाती है इसकी वजह से। इसलिए जिंक को एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है और जिंक को बाहर से अच्छी सप्लीमेंट्री खाद के साथ साथ दिया जाता है। अब हम लेते हैं बोरॉन। बोरॉन बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट है और इस बोरॉन की उपस्थिति सॉइल के अंदर बोरोसिलिकेट के रूप में होती है। पादप द्वारा इसका अवशोषण घुलनशील बोरेट आयनों BO3-1 के रूप में होता है। विभिन्न पौधों को इसकी 1 ppm से 15 ppm तक की आवश्यकता होती है, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन देखी जाती है, तो ppm में 1 से 15 ppm तक इसको पौधों की आवश्यकता होती है। कार्य क्या होते हैं बोरॉन के? बोरॉन के कार्य अन्य पोषक तत्वों से भिन्न प्रकार के होते हैं, क्योंकि यह किसी भी एंजाइम तंत्र से संबंधित नहीं होता। बोरॉन का न तो कहीं एक्टिवेटर है, न किसी एंजाइम का घटक के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त यह एक एनायन के रूप में अवशोषित होता है।
जबकि अन्य धातु पोषकों का अवशोषण कैटायनों के रूप में होता है। ये एनायन है। बोरोन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण का है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स बोरोन के यौगिकों के रूप में पादप भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह कैल्शियम के उपयोग, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में निर्माण में सहायक होता है तथा ऋण आयनों के अवशोषण में भी सहायक होता है। और बोरोन फिनोल के संश्लेषण को कम करता है। फिनोल्स रॉ जो होता है शूट का एपेक्स होता है उसको हानि पहुंचाते हैं। इसलिए बोरोन भी फिनोल से संश्लेषण को कम कर सकता है। तो यदि बोरोन की कमी खुद की हो जाएगी तो फिनोल से नहीं रोक पाएगा वो। तो बोरोन की न्यूनतम 30 भागों में पुष्पों की मृत्यु होना स्वाभाविक है। इसके अलावा जो पोलन ट्यूब्स होती हैं उनका लंबाई में बढ़ना या जर्मिनेशन होना, उस वक्त भी बोरोन की आवश्यकता होती है। बोरोन नहीं होगा तो ट्यूब्स नहीं बन पाती या लंबाई में नहीं बढ़ पाती और वो फर्टिलाइजेशन को प्रभावित करता है। इट इज़ आल्सो फाउंड इन फ्लोएम कॉम्प्लेक्स विथ सोर्बिटॉल। बोरोन है जो फ्लोएम के जो कॉम्प्लेक्स होता है चारों पतली कृष्ण पाई जाती है उसमें भी सोर्बिटॉल के साथ पाया जाता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि बोरोन भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसकी जो कमी होती है उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं प्लांट्स को, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो बोरोन की जो कमी होने पर पत्तियां मोटी हो जाती हैं और गहरे हरे रंग की हो जाती हैं क्योंकि उस पर कार्बोहाइड्रेट का संचयन ज़्यादा होता है और वैलित हो जाती है वैलित। अधिक उपापचयी क्रिया वाले उत्तक प्रभावों में और मूल शीर्ष होते हैं वो मर जाते हैं जिससे पुष्पों की संख्या में कमी हो जाती है। सॉफ्टवेयर जो टिश्यू होता है वो भी भंगुर हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं, जबकि बोरोन की अधिकता से ये असामान्य रूप से लचीले हो जाते हैं। बोरोन न्यूनता के फलस्वरूप विभिन्न ऊतकों के भंगुर होकर विकसित होने के कारण विभिन्न पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक तो गोभी के फूल का भूरापन होना, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। दूसरा स्टेम क्रेक ऑफ सिलेरी, सिलेरी का चिटकना। शलजम का वाटर कोर ऑफ द टर्निप। चुकंदर का हार्ट रोट ऑफ बीट। सेब का आंतरिक कॉर्क, इंटरनल कॉर्क ऑफ एप्पल। ये सारी बीमारियां इस बोरोन की कमी की वजह से प्लांट्स में होती हैं। अब क्लोरीन एलिमेंट लेते हैं। क्लोरीन जो होता है वो विभिन्न क्लोराइड्स के रूप में सॉइल में उपस्थित रहता है तथा पादप क्लोराइड आयनों के रूप में Cl-1 इसका अवशोषण करते हैं। और इसका कार्य क्या होता है कि पौधों में क्लोराइड अथवा मुक्त आयनों के रूप में क्लोरीन -1 ग्रुप के रूप में पाया जाता है। और क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। ये मैग्नीज के समान हिल अभिक्रिया में आवश्यक होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है पानी के टूटने से तो वहाँ पर क्लोरीन की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालती है। तो क्लोरीन कोशिका की अम्लता बढ़ाकर एंजाइम सक्रियता को तेज करने में कार्य करती है और इस बात के प्रमाण भी है कि फलों में सामान्य प्रवर्धन के लिए आवश्यक होती है। और यदि क्लोरीन की कमी है तो क्या क्या नुकसान हो सकता है पौधे को, एक तो क्लोरोसिस हो जाता है और साथ में टिश्यू का नष्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे कांसे के जो रंग की हो जाती हैं पत्तियां तो वो उसको मलानी या विल्ट वाली स्थिति में पहुंच जाती हैं पत्तियां। और फलों का निर्माण अत्यधिक कम हो जाता है, जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और इनमें सूजन आ जाती है। तो इस तरह से क्लोरीन का फंक्शन भी जहाँ है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। अब अपन लेते हैं निकल। निकल एक एंजाइम यूरेज जो होता है, यूरिएज, उसके का एक्टिवेटर के रूप में काम करता है और ये यूरिया को तोड़ करके और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और इसकी अनुपस्थिति में जो नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन होता है प्लांट्स में वो नहीं हो पाता। इसलिए निकल का तो एक तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा अपन देखते हैं अदर फंक्शनल एलिमेंट।
इस तरह से ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे हुए परंतु कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे सोडियम है, सेलेनियम है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ये भी बहुत कम मात्रा में प्लांट्स को चाहिए होते हैं और इनका रोल भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुत कम मात्रा में भी अच्छा फंक्शन देते हैं, तो इनकी भी अपन थोड़ा सा अध्ययन करें तो इनसे आपको पता लगेगा कि जो सोडियम होता है वो हेलोफाइट्स प्लांट जो होते हैं नमक वाली सॉइल में होने वाले, वहाँ पर सोडियम की उपस्थिति होती है और वो एसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में जड़ों के द्वारा रखा जाता है और उसमें डिप्रेशन मेंटेन किया जाता है सेल्स का। सोडियम यदि नहीं है उस सॉइल में तो पोटेशियम से उस सॉइल का काम चलता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव फंक्शन तो पता नहीं है सोडियम के, परंतु मेटाबॉलिज्म में जो मेम्ब्रेन पंप वगैरह बनता है वहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का पंप बनता है। इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसकी जरूरत होती है। इसके अलावा सिलिकॉन जो होता है वो सॉइल में खूब बताए में पाया जाता है और सिलिसिक एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ प्लांट्स में ये सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूती देता है। राइस और सोरिपिसिटम में की जो सेल वॉल होती है उनमें सिलिकॉन पाया जाता है। ऐसे कोबाल्ट, जो कोबाल्ट प्लांट एलिमेंट है वो प्लांट्स के द्वारा रिक्वायर्ड तो नहीं होता परंतु बैक्टीरियोइड्स ऑफ रूट नोड्यूल्स उनको उपस्थिति इसकी आवश्यकता होती है। जो लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स है उसके अंदर बैक्टीरियोइड्स होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, उस वक्त नाइट्रोजन फिक्सेशन में अप्रत्यक्ष रूप से कोबाल्ट की उपस्थिति के द्वारा वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। यदि कोबाल्ट नहीं होता है तो वो प्रभावित होता है, इसलिए कोबाल्ट की आवश्यकता रहती है। एल्यूमिनियम जो होता है वो भी माइक्रो क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है और एक स्टडी के अनुसार मेज को यदि 1 ppm सॉइल के अंदर जो एल्यूमिनियम होता है वो 1 ppm के रूप में मिलता है तो वो लगभग 20% तक ग्रोथ को वृद्धि कर पाता है और यदि इससे कम है तो फिर वो ग्रोथ रुक जाती है। एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो जाती है रिन्यूएबल की वजह से, पानी की एब्जॉर्प्शन जो होती है या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है सॉइल में, एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है तो पानी की अवशोषण भी कम हो जाता है। एक लास्ट एलिमेंट और सेलेनियम जो एलिमेंट सॉइल में खूब पाया जाता है और ये फोस्फोरस टॉक्सिसिटी को कम करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ 8 तो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े और कुछ और एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए कम मात्रा में वो पढ़े। इस तरह से ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर